कंट्रोल एन प्रेस करने से एक नई वर्कबुक ऐड हो जाती है और नई वर्कबुक आपके पास बुक 2 के नाम से है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चेयर आपको साइड में बस ठीक है। जब आप कंट्रोल एन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम इसका बुक 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह दोबारा कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो बुक 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन आपके पास वर्कबुक ऐड होती जाएंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस वर्कबुक का, ये होता क्या है एक्चुअली, इसका टाइटल नेम है, आप इसका टाइटल नेम चेंज करना चाहते हैं तो टाइटल नेम चेंज करने के लिए आप फाइल पर जाएंगे, सेव एज करेंगे और सेव एज करने के बाद आप इसका टाइटल नेम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं इसका। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ACCA लिख देता हूँ। और अगर आप किसी डिज़ायर्ड लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव भी कर सकते हैं आप। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ से डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको मैं सेव कर दूँगा। अब आप देखें कि ये बुक 2 से या बुक 3 या जो भी मेरे पास यहाँ पर नेम था उससे इसका टाइटल नेम चेंज हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये सबसे ऊपर जो बार आ रही है हमारे पास नज़र आ रही है, ये आपके पास टाइटल बार होती है। ठीक हो गया। इससे नीचे जो आपको मेन्यू नज़र आ रहे हैं, ये मुकम्मल बार यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेन्यू बार होती है जो हमें डिफरेंट मेन्यू जो है वो शो करवा रही है। हर एक मेन्यू का अपना एक स्टैंडर्ड बार है। जैसे होम टैब है तो हर एक टैब का या ये मेन्यू बार में जो टैब्स नज़र आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये जितने भी टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं हर एक का अपना एक स्टैंडर्ड बार है। ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है। हर स्टैंडर्ड बार का अपना एक फंक्शन भी है। ठीक है, कैसे फंक्शन डिज़ाइन हुए हुए हैं। होम टैब चूँकि हम सबसे ज़्यादा वक्त अपने घर में गुजारते हैं तो यहाँ पर होम टैब का मकसद ये है कि इस वर्कशीट में जो वर्कआउट हमने सबसे ज़्यादा करना है उसके जितने भी फंक्शंस हैं हमारे पास होम टैब के अंदर मौजूद है। इंसर्ट जो है, इंसर्ट क्या करेगा कि जब हमने बाहर से डाटा को यहाँ पर इंपोर्ट करना है या हम कोई डाटा जो फंक्शंस यहाँ पर मौजूद हैं उनको इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं, वो फंक्शंस हम इंसर्ट टैब के अंदर से तलाश करेंगे या ढूंढेंगे। जैसे हमने टेबल इंसर्ट करने हैं तो ये मैं इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इंसर्ट करवा सकता हूँ। ठीक हो गया। जैसे मैंने कोई शेप इंसर्ट करनी है, जैसे मैंने इमेजेस इंसर्ट करने हैं तो मैं यहाँ से इंसर्ट करवाऊँगा। ठीक हो गया। जैसे मैंने कोई चार्ट इंसर्ट करवाना है, चाहे वो बार चार्ट है, वो कॉलम चार्ट है, वो पाई चार्ट है, कोई भी चार्ट है, वो मैंने रिप्रेजेंट करवाना है, यहाँ पर कोई ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करवानी है तो भी मैं चार्ट से इंसर्ट करवाऊँगा। ठीक हो गया। कोई सिंबल इंसर्ट करवाना है, वर्ड आर्ट इंसर्ट करवाना है, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ से मिलेंगी। क्लियर हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नो। उसके बाद है पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या करेगा? पेज लेआउट का फंक्शन जो है वो क्या है कि जितनी भी पेज की सेटिंग्स है वो पेज लेआउट से मिलेंगी। पेज का साइज, पेज की ओरिएंटेशन, ठीक है, पेज की रोटेशंस, ठीक है, पेज का मार्जिन, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से, पेज का थीम, पेज का कलर, इसी तरह हमारे पास पेज पे जो ग्रिड लाइंस शो हो रही हैं यहाँ से, ठीक है, हमारे पास जो हेडिंग्स शो हो रही हैं, ठीक है, वो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। उसके बाद है फार्मूला टैब। दिस इज सो इम्पोर्टेंट टैब, ठीक है। आपके जितने भी फंक्शंस हैं उनका दिमाग अगर कह लें तो वो फार्मूला टैब है। जो लोग एडवांस एक्सेल सीखते हैं वो एडवांस एक्सेल में क्या सीखते हैं? ये फार्मूला टैब ही सिर्फ सीखते हैं। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप ये फार्मूला टैब सीखें तो आपको कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे तब जाकर आप ये सीखेंगे। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो फंक्शंस हैं, डेफिनेटली उन फंक्शंस की पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, देन आप उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये नहीं पता कि एवरेज फंक्शन क्या करता है तो आप एवरेज फंक्शन यहाँ पर कैसे परफॉर्म करेंगे? तो डेफिनेटली
और या फिर जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आएंगे तो आप एक्सेल पे भी सॉल्व करेंगे ना। अगर आपको वो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करने आता तो MS एक्सेल पे कैसे सॉल्व करें? ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस है, लॉजिकल फंक्शंस है, टेक्स्ट फंक्शंस है, डेट एंड टाइम फंक्शंस है, ये फंक्शंस आपको समझने के लिए या यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए पहले इसको पूरी थ्योरेटिकली इसको समझना पड़ेगा, देन ही जाके। मिसाल के तौर पर इन फंक्शंस के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए पहले आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का पता होना चाहिए। समझ आ रही है ना? हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये आपके पास, हाँ, कुछ फंक्शंस जो है वो मैं आपको करवा दूंगा, सारे फंक्शंस तो हम नहीं कर सकते, बट कुछ फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे वो मैं करवा दूंगा, या जो बुक पे होंगे वो डेफिनेटली लाजमी करवा दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद है आपके पास डाटा टैब। डाटा टैब क्या करता है? डाटा टैब डाटा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का मतलब तो आपको पता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जिस जगह पर मौजूद है वहाँ से बाहर भेजते हैं तो इसको एक्सपोर्टिंग कहते हैं, और बाहर से जिस जगह पर मौजूद हैं उस जगह मंगवा रहे होते हैं या ला रहे होते हैं, या इंपोर्टिंग उसको कहा जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ से डाटा हम बाहर लेकर जाएं किसी भी मेमोरी लोकेशन की तरफ, या मेमोरी लोकेशन से अंदर लेकर आएँ, इसको एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग कहा जाता है। तो जब भी हमने डाटा को यहाँ से बाहर लेकर जाना है, सेव नहीं करना, सेव करने को एक्सपोर्ट की इंपोर्ट नहीं कहते, ठीक है। आपने यहाँ से बाहर लेकर जाना है किसी दूसरी फॉर्म में, और बाहर से किसी दूसरी फॉर्म को यहाँ पर लेकर आना है, तो उसको हम इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? तो डाटा कनेक्शंस वगैरह बनाना, डाटा एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग करवाना, ये सारा यहीं का काम है। मिसाल के तौर पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हमारे डाटा को यहाँ से कंट्रोल कोई और करवा रहा है, हम सिर्फ देख रहे हैं, बट कंट्रोल कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, वो कंट्रोल करवा रहा है, तो इट मीन कि हमारा डाटा जो है वो किसी ना किसी तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। आप लोगों को अगर क्रिक इन्फो का पता हो तो क्रिक इन्फो में हर 15 सेकंड बाद या हर 30 सेकंड के बाद स्कोर बोर्ड जो है रीसेट होता है या रिफ्रेश होता है। तो उसमें भी यही होता है कि कहीं बाहर जहाँ पर डाटा एक्सपोर्ट हुआ होता है उसका और मेन फाइल का लिंक बना होता है, जिसको हम कनेक्शन लिंक बोलते हैं। वो जो कनेक्शन लिंक है, जैसे आपको यहाँ पर एडिट लिंक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कुछ लिंक बनाते हैं, लिंक बनाकर वहाँ पर हम डाटा चेंज करते हैं और यहाँ पर डाटा ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। समझ आ गई? तो उसकी सोर्स फाइल में डाटा हम चेंज करते हैं। इसके बाद है रिव्यू। रिव्यू हमेशा आपके पास एंड पे होता है। जब आप कोई चीज़ बना लेते हैं, कोई मॉडल है, कोई स्प्रेडशीट की हमारे पास कोई भी डाटा है जिसको एलिमिनेट किया है हमने, तो वो जब हम बना लेते हैं तो एंड पर जो काम होता है वो होता है रिव्यू, जिसको आप प्रूफ रीड भी बोलते हैं। प्रूफ रीडिंग में हम लोग क्या चेक करते हैं? हम उसके मार्जिन को देख लेते हैं, हम प्रूफ रीड में उसके स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होती हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ रीड में हम देखते हैं कि हमारे पास उसमें कमेंट क्या देने हैं, रिमार्क्स क्या देने हैं, ये चीज़ें हम एंड पे करते हैं ना। तो प्रूफ रीडिंग में हम यही करते हैं। और क्या कर सकते हैं? उस डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, इवन इन अ हार्ड फॉर्म, जब आप कोई बुक प्रिंट भी कर लेते हैं तो एंड पे आपका काम होता है उसको बाइंड करवाना, मीन के इसको प्रोटेक्ट करवाना, ठीक है। तो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में भी कोई डाटा मौजूद हो तो बहुत ज़रूरी होता है प्रोटेक्शन भी। तो एंड पे हमारा जो काम होगा वो है प्रोटेक्शन। तो यहाँ से हमने कमेंट ऐड करवाने या प्रोटेक्शन करवानी है इसको, ठीक है, या हमने शेयर करनी है, तो वो आपके पास रिव्यू से आएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद है व्यू। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वर्कशीट पे काम कर रहे हैं, स्प्रेडशीट बना रहे हैं, तो बनाने के साथ साथ वो नज़र कैसे आएगी आप व्यू में जाकर देखेंगे, ठीक है। आप कोई स्पेसिफिक अपना व्यू बनाना चाहें जिसको कस्टम व्यू कहते हैं तो वो यहाँ से बना सकते हैं। आप किसी पेन को फ्रीज़ करना चाहें तो वो यहाँ से फ्रीज़ कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर कहते हैं कि मेरे पास जो ग्रिड लाइंस है वो ना नज़र आए तो आप अनव्यू कर लें। अगर व्यू करवाना चाहें यहाँ से करवा लें। आप कहते हैं मेरे पास फार्मूला बार ना नज़र आए तो फार्मूला बार आपको नहीं नज़र आएगी। समझ आ रही? एफ ऑफ एक्स मीन एनी फार्मूला, ठीक हो गया। तो ये फार्मूला बार ना नज़र आए। आप कहते हैं मेरे पास हेडिंग्स ना नज़र आए, ठीक है,
जो आपके पास कॉलम और रोज़ की हेडिंग्स हैं वो नज़र ना आए तो उसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीज करवा सकते हैं, स्क्रॉलिंग करवा सकते हैं। आपके पास मल्टीपल वर्कबुक ओपन हुई हुई हैं, आप स्विच करवा सकते हैं डिफरेंट वर्कबुक्स में, ठीक है। समझ आ रही है ना? और ये चीज़ें आप वर्कबुक से ले सकते हैं। उसके बाद हेल्प टैब है कि आपके पास जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई हेल्प लेना चाहें या माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी से कोई हेल्प लेना चाहें तो वो यहाँ से हेल्प आउट ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पर साइन इन होना पड़ेगा, ठीक है। साइन इन करवा के मीन के अपने आप को लॉगिन करवाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना ज़रूरी है। उसके बाद ही जाकर वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लिमिटेड सर्विसेज फ्री बेसवेयर पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप फुल बेस सर्विसेज प्रोवाइड अगर फुल सर्विसेज बेस्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेफिनेटली अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सही तरीके से, जो लीगल तरीका है, आपको परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उस सूरत में ही आप फुल बेस सर्विसेज उनसे ले सकते हैं। ठीक हो गया? समझ आ गई यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। नहीं? अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये वर्किंग एरिया है स्प्रेडशीट में। फाइल पे हम क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक हो गया? ये जो नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है ये है क्या? ये एक्चुअली हमारे पास क्या है? ऑफिस बैक स्टेज व्यू है। इसको ऑफिस बैक स्टेज व्यू कहा है। बिहाइंड द स्क्रीन जो होता है ना, ये एक्चुअली बिहाइंड द स्क्रीन है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। खैर, हमारे पास यहाँ पर ये वर्किंग एरिया है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये कितना है चेक करें तो उसके लिए डेफिनेटली आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। किसी को पता है नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होती हैं इसकी? बेटा कितनी होती है? कभी चेक किया? किसी को? आपको मालूम है? नहीं। आपने भी बेटा यूज़ किया है ना? क्या होता है? नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होती हैं? बहुत ज़्यादा। इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते। अच्छा, आज जो तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरीके से कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो क्या है? करना आपने सिंपल ये है कि जिस सेल पे भी मौजूद है आपने कंट्रोल एंड डाउन एरो जो की है वो प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट रो पे ले जाएगा। सबसे लास्ट रो है 10,48,576। ठीक हो गया? सबसे लास्ट क्या है? 10,48,576। याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास बहुत आसान सा तरीकाकार है। 2 की पावर 20, 10,48,576। बस इतना याद रखिए। आसान हो गया ना? 2 की पावर 20 जो होती है वो आपके पास 10 लाख। 2 की पावर 10 क्या होती है? 2 की पावर 10 क्या होता है? 1024। आप लोगों ने असल में पुराने वक्तों का मैथ पढ़ा हुआ है ना, इस वजह से। अच्छा, और लास्ट जो आपके पास कॉलम है वो क्या होगा? XFD। इसी तरह कंट्रोल एंड फॉरवर्ड एरो। XFD इज लास्ट कॉलम। तो क्वेश्चन हो अगर XFZ तो XFZ कोई भी ऐसा कॉलम नहीं होता। ठीक हो गया? D के बाद कोई नहीं है। XFD के बाद XFE भी नहीं है। और वापस जाना चाहे तो उसी तरह बैकवर्ड एरो और वापस अपनी जगह। अच्छा, दूसरा तरीकाकार इसका ये है कंट्रोल G गो टू। ठीक है? कंट्रोल G आप गो टू करेंगे और आप स्पेसिफिक A1 पर जाना चाहें तो A1 पर जा सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रही होगी। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो नहीं पता ये A1 क्या है और B1 क्या है और XFD क्या है और ये रो क्या है वगैरह वगैरह। मैं बस इतना ही आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों ने क्लास में CR सुना होगा। CR जिसको आप बोलते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो आपके पास यहाँ पर भी CR को ही समझ लें कि C से हमारे पास कॉलम है और R से हमारे पास।
किसी भी सेल को पढ़ने के लिए, अब ये भी मैं आगे बताऊंगा कि सेल को पढ़ते क्यों हैं, क्यों हमें सेल रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी सेल को पढ़ने के लिए हमारे पास कॉलम और रो का होना ज़रूरी होता है। कॉलम और रो को पढ़ने का बहुत आसान तरीकाकार है। पहले आपने कॉलम पढ़ना है, फिर रो पढ़नी है। ऐसा ना कीजिएगा कि पहले रो पढ़ ली और फिर कॉलम। कभी भी आपके पास 16F नहीं होगा, F16 होगा। ठीक हो गया? तो पहले आपने कॉलम को पढ़ना है। कॉलम आपके पास इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेटिक मौजूद अल्फाबेट्स है, जबकि आपके पास रोज जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में। क्लियर हो गया? अगर किसी स्पेसिफिक सेल को पढ़ना है तो उसको पढ़ने के लिए लाइक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो ये मेरे पास आ गया D और ये मेरे पास आ गया D2। समझ आ गई ना? तो इस सेल को क्या पढ़ूंगा मैं? D2। समझ आ गई? क्लियर? अगर मैं इस सेल को पढ़ूँ तो मेरे पास क्या कौन सा सेल होगा? G11। ठीक है, ये आपको यहाँ पर भी नजर आएगा नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स आपको बताता है कि इस वक्त आपका एक्टिव सेल कौन सा है। जिस सेल पर हम मौजूद होते हैं उस सेल को हम करंट सेल या एक्टिव सेल बोलते हैं। वो एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास G11 ही हो। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने G11 से लेकर I16 तक सिलेक्ट कर लिया, जिसमें मेरे पास 6 रो और 3 कॉलम आ गए, 3 कॉलम और 6 रोज आ गए, 5 4 3 2 1 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास नेम बॉक्स नंबर ऑफ कॉलम रोज को भी डिफाइन कर रहा है और हमारे पास ये नेम बॉक्स का काम भी कर रहा है। तो मेरे पास एक्टिव सेल अब कौन से हो गए? मेरे पास एक्टिव सेल हो गए G11 से लेके I15 तक। समझ आ गई? एनी इशू नहीं? तो वर्किंग एरिया की आपको समझ आ गई। ये आपके पास स्क्रॉल बार्स होते हैं। इस स्क्रॉल बार को आप वर्टिकल स्क्रॉल बार और इस स्क्रॉल बार को आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को, ठीक है, आपको तो पता है ना, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस वर्टिकल। तो स्क्रॉल बार भी ऐसे ही हैं। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली हमारी शीट को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करवाने के लिए, लेकिन उस सूरत में जब आपके पास डाटा ज़्यादा लिखा हो या जूम लेवल ज़्यादा होता है उस सूरत। क्लियर हो गया? समझ आ गई? इसके बाद हमारे पास ये नीचे स्टेटस बार है जिस पर रेडी लिखा हुआ है। आई एम रेडी टू वर्क नाउ। इस वक्त मैं काम कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पर ये जो रेडी स्टेटस नज़र आ रहा है आपको, ये बता रहा है कि आई एम इन रेडी मोड, मैं रेडी हूँ इस वक्त। ठीक है, अगर आप देखें कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो ये मोड आपको इंटर का कहता है। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ शीट्स हैं। मेरे पास यहाँ पर शीट 1 है। मज़ीद ऐड करवाना चाहूँ तो ये प्लस का साइन जो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नई शीट ऐड हो जाएगी। इसी तरह दोबारा क्लिक करूँगा प्लस के साइन पे तो फिर एक नई शीट ऐड हो जाएगी। शीट को भी बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3 ही कहा जाता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कहते हैं कि इस शीट को रीनेम कर दिया जाए, ठीक है, तो राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ ACCA। समझ आ गई? तो ये रीनेम हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके CA लिख लेता हूँ तो ये मेरे पास रीनेम हो गया। यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं FD लिख लेता हूँ तो ये मेरे पास रीनेम हो गया। समझ आ गई? एनी इशू? नो? ओके। तो हम इस तरह जो है डाटा को यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये आपके पास मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल एंड ये आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार मौजूद है। ये आपके पास व्यू कंट्रोल है। व्यू कंट्रोल में आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 3 व्यू नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है सिस्टम सेटिंग, जो पहले से मौजूद हो। ठीक है, जैसे हम सब लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं इंसान पैदा हुए सिस्टमेटिकली। हाँ, दुनिया के आने के बाद हमारे अमाल ऐसे बन जाएं कि हम हैवान बन जाएं, हम फरिश्ते बन जाएं, हम फरिश्तों से भी अफजल बन जाएं और हम दरिंदों से भी बदतर बन जाएं, ये हमारे अमाल पर, ठीक है, डिपेंड करता है। बहरहाल
मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास 3 व्यू हैं, एक नॉर्मल व्यू, एक पेज लेआउट व्यू और एक आपके पास पेज लेआउट व्यू में आपके पास शीट जो है वो बट जाती है इन अ फॉर्म ऑफ पेजेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ से जूम कंट्रोल से जूम आउट करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि अब ये मेरे पास पेज साइज़ के लिहाज से, जो भी आप पेज साइज़ सिलेक्ट करेंगे उस लिहाज से ये बट चुकी है। किस तरह मेरे पास ये अलग-अलग हो गई है इन ए फॉर्म ऑफ पेजेस के फॉर्म में। ठीक हो गया, ये आपके पास जूम कंट्रोल है जिससे आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से मैं जूम इन कर सकता हूँ। क्या हुआ? अच्छा, शीट और पेज मतलब वो भी शीट ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारे पास जो व्यू है वो इन अ फॉर्म ऑफ पेजेस आ जाता है। अच्छा, पेजेस के फॉर्म में क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि हमारा डाटा सिर्फ 2 ही पेजेस पर आए, हम काम तो स्प्रेडशीट पे ही कर रहे हैं लेकिन 2 ही शीट्स पर हमारे पास डाटा आए या 2 ही पेजेस पे डाटा आए, तो हमारी कोशिश होगी हम उन पेजेस को 2 ही पेजेस पे सेट करें। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे पास पेज के अंदर हेडर और फुटर जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं इजीली। हमें हेडर नज़र आ रहा होता है, यहाँ से हम हेडर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फुटर यहाँ पर मौजूद होता है, हम फुटर को अप्लाई कर सकते हैं। बस इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूँ कि हमें ये पता चल जाता है कि हम कितने पेजेस तक डाटा लिख सकते हैं। पेज ब्रेक में क्या होता है कि हमारे पास जितना डाटा हम लिखते हैं वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। जहाँ तक डाटा लिखते हैं वहाँ तक पेज आपको शो होता है, बाकी पेज आपका ब्रेक हुआ होता है। समझ आ गई? अगर मैं यहाँ पर पेजेस पे डाटा लिख रहा हूँ तो पेज 1 पर अभी मौजूद हूँ, जो ही पेज 2 मेरे पास स्टार्ट होगा तो ये कुछ इस तरह शो होने शुरू हो गया। समझ आ गई? क्लियर हो गया? ये पेज 3 और पेज 4, इस तरह 5 एंड 6। दिस इज पेज ब्रेक प्रीव्यू फंक्शंस। क्लियर हो गया? ये सिर्फ व्यू देते हैं आपको, इस बात पे परेशान मत होइएगा, सिर्फ आपके पास व्यू कंट्रोलर्स हैं। अच्छा, आप नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह नॉर्मल व्यू आ जाए। खैर, इसके बाद है हमारे पास जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोलर आपको जूम इन और जूम आउट का फंक्शन प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम लेवल क्या है? इसकी रेंज है 10% से लेके 400%। जूम इन और जूम आउट का जो लेवल है वो है आपके पास 10%, डेफिनेटली जूम आउट हो जाता है। 100 पे आपके पास जो है वो नॉर्मल जूम लेवल होता है और 400 आपके पास मैक्सिमम जूम लेवल होता है। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ये था आपके पास MS एक्सेल का लेआउट। ठीक है, जो आपका डेफिनेटली बुक के अंदर आई थिंक पहला टॉपिक भी है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का या स्प्रेडशीट का लेआउट क्या होता है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको ऐसे ही। अगर अभी इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ में कोई क्वेश्चन है। कोई नहीं? अच्छा सर, इसका थोड़ा सा आगे ओवरव्यू दे दें। शॉर्ट मज़ीद अगर आप कहें तो हमारे पास हम इसके ऊपर वर्किंग कैसे करते हैं। तो वर्किंग के लिए अगर बात की जाए तो सबसे पहले डाटा कैसे लिखा जाता है। सिंगल एंटिटी या सिंगल डाटा लिखने के लिए आपके पास फॉर एग्जांपल ABC जो भी लिखना चाह रहे हैं, या फिर मैं कहता हूँ यहाँ पर वो डाटा लिख लिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। काफ़ी मुश्किल होगा मेरे पास, मैं सीरीज़ ही जनरेट कर लेता हूँ। 1 2 को सिलेक्ट किया और बिल्कुल कॉर्नर एज से यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा तो मेरे पास नंबर ऑफ़ सीरीज़ जनरेट हो जाएगी। ठीक हो गया? 1 2 3 4 5 6 जो हमारे पास डेली बेसिस पर कॉन्टीन्यूसली चलते हैं, जितने भी कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट हमारे पास डे कांस्टेंट है, ठीक है, उसको भी इसी तरह हम सिंपली ड्रैग करवा सकते हैं तो हमारे पास सीरीज जनरेट हो जाएगी। हम जिस फॉर्मेट में, ठीक है, जिस फॉर्मेट में लिखेंगे, हम मंडे को कुछ इस तरह लिख लें तो हमारे पास इसी तरह ये ड्रैग होगा। अगर हम मंडे को
स्मॉल अल्फ़ाबेट या लोअर केस में लिखेंगे तो हमारे पास वो इसी तरह ड्रैग होगा। अगर हम मंडे को ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट जो है वो कैपिटल और बाकी जो है वो स्मॉल हो, मतलब बाकी लोअर केसेस में हो, तो हमारे पास ऐसे ही लिखेंगे। समझ आ रही है? क्लियर? इसी तरह हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेज का नहीं बल्कि मंथ का भी। क्लियर हो गया? जिस भी फॉर्मेट में लिखेंगे। समझ आ गई? एनी इशू? नो। यहां पर हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के लिए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक होती है डायरेक्ट कैलकुलेशन और एक होती है रेफरेंस कैलकुलेशन। डायरेक्ट कैलकुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि वैल्यूज को डायरेक्टली समराइज कर लेते हैं, वैल्यूज का डायरेक्टली सब टोटल ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं रेफरेंस कैलकुलेशन की तो उसमें हम किसी सेल का रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक हो गया? जैसे मेरे पास यहाँ पर मैं एक छोटा सा बेसिक कैलकुलेटर आपको बनाना सिखा देता हूँ कि कैसे बनाया जाता है। बेसिक कैलकुलेटर की बात की जाए तो हम बेसिक कैलकुलेटर में चार ही चीज़ें ऐड करवाते हैं। एक हमारे पास हम यहाँ पर इनपुट लिख लेते हैं, इनपुट 1 एंड इनपुट 2। यहाँ पर हम ऐड का फंक्शन, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का और यहाँ पर डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर हम पावर का फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर हम परसेंटेज का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब हम दो वैल्यूज़ को ऐड करवाना चाह रहे हैं विच एज 2 and 3। सब्ट्रैक्शन हम करवा लेते हैं 5 में से 3 को, मल्टीप्लिकेशन हम करवा लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 8 को, और डिवीजन मल्टीप्लाई हम करवा लेते हैं 8 डिवाइडेड बाई 4, और पावर हम ले लेते हैं 3 की पावर 2, या 0 भी कर सकते हैं, या 1 भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, खैर सो ऑन। यहाँ पर हम फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं तो ऐड करने के लिए आपके पास इक्वल टू, ये याद रखिए जब भी हम फार्मूला लिखेंगे तो इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया? इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन या रेफरेंस कैलकुलेशन यहाँ पर करवा लेता हूँ और डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पर करवा लेता हूँ। हम पहले डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। इक्वल टू 2 + 3। ठीक हो गया? डायरेक्ट कोई रेफरेंस नहीं ले रहा, डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 5। ये याद रखिएगा कि आप लोगों ने इक्वल टू का साइन लाजमी इस्तेमाल करना। अगर नहीं किया तो जैसे 5 + 3 कर रहा हूँ तो वो सिर्फ कंटेंट या डाटा ही बन जाएगा, तो इक्वल टू लाजमी इस्तेमाल करना। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं कह देता हूँ इक्वल टू 5 - 3, रिजल्ट आ गया 2। मल्टीप्लिकेशन के लिए इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 8, 56 आ गया। डिवीजन के लिए इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4, 2 आ गया। और पावर के लिए मैं कहता हूँ इक्वल टू 3 की पावर 2। सही हो गया? एनी इशू? ये हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेशन, हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया, किसी भी वैल्यू का रेफरेंस नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। जब मैं रेफरेंस कैलकुलेशन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम डायरेक्ट कैलकुलेशन क्यों नहीं करते, क्या वजह है। ठीक है? रेफरेंस कैलकुलेशन के लिए आपने करना यह है इक्वल टू, जो आपका सेल का नेम है B3, हमने इसको ऐड करवाना है। दो तरीके कार है, एक तो यह है कि आप खुद भी लिख सकते हैं और आप जो सेल है उस पर क्लिक भी करेंगे तो फिर भी ऐड हो जाएगा। समझ आ गई? एंटर कर दिया, यहां पर इक्वल टू, ये वाला सेल क्लिक किया, माइनस इस सेल को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। समझ आ रही है ना? इसी तरह हमारे पास इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 8, तो ये हमारे पास रिजल्ट देखिए सेम आ रहे हैं हमारे पास। इसी तरह इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4, रिजल्ट आ गया 2। और इसी तरह हमारे पास इक्वल टू 3 की पावर 2, मतलब कि हमारे पास F3 की पावर F4, हमारे पास रिजल्ट आ गया 9। समझ आ गई?
अब अगर मैं इनपुट को चेंज करता हूं, मैं यहां लिख देता हूं 5 और 3 कितने होते हैं? आप देखें कि जहां पर हमने रेफरेंस कैलकुलेशन की, जहां पर रेफरेंसेस लिए, वहां पर रिजल्ट चेंज हो रहा है। जहां पर हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया वहां रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा। तो हम अगर ये चाहते हैं कि जब हम एग्जीक्यूशन करवा रहे हों, प्रोसेसिंग करवा रहे हों या कैलकुलेशन कर रहे हो, तो कैलकुलेशन में हम इनपुट को चेंज करें, आउटपुट खुद ब खुद चेंज हो जाए, तो उसके लिए हमें हमेशा रेफरेंस कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। समझ आ रही है ना? अगर मैं इस सारे इनपुट को डिलीट भी कर दूं तो मेरे पास अब क्या है, ये जो सेव हुए हैं या ये जो बने हुए हैं, इनको फॉर्मेट्स कहा जाता है। ये मेरे पास फॉर्मेट्स बने हुए हैं, ठीक हो गया? डिफरेंट फंक्शंस के फॉर्मेट्स मेरे पास यहाँ पर बने हुए हैं। मैंने क्या करना है, सिर्फ इनपुट लिखनी है। मैं कहता हूँ कि जी 8.125 को प्लस करवा दो 45.258 के साथ, देखिए प्लस हो गया। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी दोबारा फार्मूला ऐड करने, दोबारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है? सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह मैं कहता हूँ 78 या समथिंग जो भी वैल्यू है, इसमें से इस वैल्यू को माइनस करवा दो। थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होगी है, मैं 456 में से 56 को माइनस करवा दूँ, मुझे पता चल गया 400 आएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं 12 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 6 के साथ, 72 हो गया। डिवीजन के लिए मैं कहता हूँ 78 को डिवाइड कर दो 12 के साथ, 6.5 आ गया। पावर के लिए मैं कहता हूँ कि जी 2 की पावर 20 कर लो, 10,48,576 हो गया। हमारे पास जो कैलकुलेटर होता है ना, उसके बैक एंड पे भी इसी तरह फार्मूले जो हैं वो लगे हुए होते हैं, फॉर्मेट्स बने हुए होते हैं, जो उसके मेमोरी मॉड्यूल के अंदर सेव हुए होते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ इनपुट देनी होती है। समझ आ गई ना? जो बुक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हुए होते हैं, ट्रेनर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो भी ट्रेनर पे ऐसे ही होता है कि क्वेश्चन एंटर कर दिए जाते हैं और आंसर हमारे पास आ जाते हैं। वो आंसर आपकी बुक के एंड पे प्रिंट आउट करवा दिए जाए। समझ आ गई? एनी इशू, एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब हम ज़रा बुक की तरफ आते हैं। बुक क्या कहते हैं हमें? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं?